हेलो माय ऑल डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हेयर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो लर्नर्स, जैसा कि आप सब लोग को पता ही होगा, मैं आपको कॉमर्स के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही थी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, वेदर इट इज योर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। आज की भी मेरे वीडियो लेक्चर उसी के बेसिस पे। आज का मेरा वीडियो लेक्चर आपका बिजनेस स्टडीज का जो चैप्टर 2 मेरा चल रहा था, अगर मैं क्लास 11th की बात करूँ तो काफ़ी लेंथियर चैप्टर था, अब लेकिन फिनिश हो गया। मैंने सारे अच्छे से डिटेल में समझा भी दिया, प्लस उसका रिवीजन सेक्शन भी करवा दिया। अब बट मैंने उसके आपको फिर क्वेश्चन बैंक्स भी अपलोड कर दिए है, हॉट क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब मैंने आपको दे दिया है। इसके बाहर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो रहता हो। फिर भी अगर आप लोगों को किसी और बुक से कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है जो आपको नहीं पता, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगी। तो आज मेरी जो लास्ट इस चैप्टर का एक टॉपिक बचता है वो है केस स्टडीज। मैं केस स्टडी आज तो मैं आपको 2 केस स्टडीज करवाऊंगी आज के लेक्चर में, बट मैं बीच बीच में आपको पुराने चैप्टर्स की भी केस स्टडीज की वीडियो डालती रहूंगी। अब इसके बाद से मेरा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल की वीडियो से मैं आपको 3rd चैप्टर करवाऊंगी, बिजनेस स्टडीज 11th का। और बीच बीच में से चिंता की कोई बात नहीं है, मैं केस स्टडीज इसके बीच में भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की डालती रहूंगी। तो चलिए आज की लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाए। तो लर्नर्स देखिए, पहले ना केस स्टडीज का सबसे फर्स्ट जो कहते हैं फंडा होता है वो ये होता है कि केस स्टडी को पढ़ो। अधिकतर बच्चों को आंसर पता होता है, बिजनेस स्टडीज की सारी चीजें, टर्म्स याद होते हैं, वो क्या होता है वो लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते ड्यू टू इंग्लिश प्रॉब्लम। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, क्योंकि देखो सीबीएसई बोर्ड में तो हर ही सब्जेक्ट इंग्लिश में ही होता है। आप कॉमर्स का ले लो या बच्चों का ले लो, 6th, 7th, 8th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, एवरीथिंग इज देयर इन इंग्लिश ओनली। अगर आपको डीपली इंग्लिश सीखनी है तो आप पवधा क्लासेस को कंसल्ट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये हम इसकी फर्स्ट फॉर्मूला यही होता है कि आप लैंग्वेज अच्छे से पढ़िए, समझिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका होता है, अगर आपने वही गलत कर दिया तो आगे के ये चारों क्वेश्चंस तो आपके गलत हो गए ही हो गए। तो इसके लिए ध्यान से पढ़िए कि वो कहना क्या चाहते हैं। केस स्टडीज आपके 3 मार्क्स से लेकर 8 मार्क्स तक की आती है। 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 और 8 मार्क्स की केस स्टडीज आती हैं। उस अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये 4 क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स के, 1 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है। इसमें भी 4 मार्क्स है, तो आज मैंने आपको 4 मार्क्स की केस स्टडीज बताई है, मैं इसके बाद भी आपको बताऊंगी। तो पढ़ते हैं। देखिए, रमेश इज अ स्मॉल पर्सन, ये स्मॉल बॉय कह सकते हैं, हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। रमेश एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा बच्चा था जिसने 18 ईयर्स की एज को कंप्लीट नहीं किया था। अब आपको ये पता होगा कि 18 ईयर्स की एज जो कंप्लीट नहीं करता वो कौन होता है। यस, यू आर राइट, वो माइनर होता है। कौन होता है? माइनर। जिस भी बंदे ने 18 ईयर्स की एज कंप्लीट ना की और वो कोई बिजनेस करना चाहता हो या करने की सोच रहा हो तो उसे हम माइनर कहते हैं, MINOR। तो ही इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव बॉय, वो काफ़ी प्रोग्रेसिव बॉय था। प्रोग्रेसिव मतलब जो आगे बढ़ने की सोचते। कई बच्चे होते हैं, कई लोग होते हैं जिनके पास कैलिबा तो होता है, कैपेबिलिटीज तो होती है, बट वो आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं, जहाँ होते हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो लेकिन रमेश एक ऐसा लड़का था जो प्रोग्रेसिव था, मतलब इंटेलिजेंट मान लो या स्किलफुल मान लो, वो एक प्रोग्रेसिव था। अलॉन्ग विद हिज स्टडीज, वो स्टडीज भी कर रहा था। ही वॉन्ट्स टू अर्न लिटिल मनी, वो थोड़ा सा पैसा कमाना चाहता था। ठीक है, तो विच फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आपको अच्छे से समझ आ गई। केस स्टडी, रमेश एक छोटा बच्चा था जो उसने 18 ईयर्स की एज नहीं कंप्लीट की थी, वो काफ़ी प्रोग्रेसिव था और वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसा अर्न करना चाहता था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर हिम। कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल है? देखिए, अगर हम 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें से आप कंपनी को तो हटा ही दीजिए। कंपनी में तो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। 18 ईयर से छोटा बच्चा वो ही हो सकता है जिसके अपने फादर की कोई कंपनी है, वो भी बीइंग अ माइनर पार्टनर, तो वो तो नहीं हो सकता। फिर सेकंड में कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, वो भी नहीं हो सकता। थर्ड में पार्टनरशिप है, इसमें पार्टनरशिप के लिए इसके पास कोई बंदा नहीं है, वो भी नहीं हो सकता।
वो दो तरीके से अपना बिजनेस खोल सकता है, एक तो सोल ट्रेडरशिप या एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लेकिन हम ये देखें कि वो 18 ईयर से कम है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें एज मैटर कुछ नहीं करती। सारे जो वहाँ के वर्क फोर्स होती है वो एक मेंबर्स ही अपनी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। मेरा फैमिली कोई बिजनेस करी और मेरा मन करे मैं उस बिजनेस को ज्वाइन कर लूँ, तो मैं फिर कितने भी सालों की हूँ मैं उसे ज्वाइन कर सकती हूँ। तो रमेश के लिए 18 ईयर से छोटा बच्चा है, तो उसके लिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बहुत ही सुटेबल वे है। तो आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज सुटेबल फॉर हिम। अब एक बात आप और जान लीजिए, मैंने फिर कह रही हूँ, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दोगे तो बचे हुए सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस आपके फर्स्ट के इंटरलिंक होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होता है। आपको उसका आंसर सही देना पड़ेगा, तभी आप आगे के क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो सेकंड हम देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इट। अब किसके फीचर्स आप बताओगे, उसी के ही बताओगे ना जिसका आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो चूज किया है। यानी अगर ये हिंदू अनडिवाइड, अगर सपोज करो आप पार्टनरशिप चूज करते हो और वो आंसर गलत है, या आप कंपनी चूज करते हैं वो आंसर गलत है और आपने नीचे कंपनी के फीचर लिखता है, आपकी तरफ से तो कोई गलती नहीं है, आपने तो उसे सही करा ही करा है। क्यों? क्योंकि आपको तो उसके फीचर्स भी पता है, मेरिट भी पता है, काइंड भी पता है कंपनी के, लेकिन वो कंपनी आंसर ही गलत है, तो आप कैसे कर पाओगे? तो उसके लिए इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी होगी तो ही आप आके कर सकते हो, और इंग्लिश मेरे आप पवधा क्लासेस से सीख सकते हैं। अब मैं सेकंड देखता हूँ, तो इसके फीचर्स बताओ। तो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फीचर्स लिख सकते हो। पहला क्या फीचर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का? इजी फॉर्मेशन होती है। दूसरा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अगर बच्चा पढ़ना चाहता है पढ़ ले, इतना उसके पेरेंट्स देख लेंगे। तीसरा क्या होता है? टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। चौथा क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। हर पर्सन की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जो किसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है वो होते हैं आपके कर्ता की, वो तो आपकी फैमिली का हेड यानी आपके फादर होंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है गिव इट्स मेरिट्स। इसके मेरिट्स बताओ। बता दोगे आप इसके मेरिट्स? 3-4 जितने भी आपको आते हैं लिख दीजिए, ज्यादा लिखिए क्योंकि अगर कोई गलत हो ताकि मार्क्स उस पर मिल जाए। तो पहला इसका मेरिट हो जाएगा बेटर डिसीजन मेकिंग। दूसरा हो जाएगा इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ये फीचर भी है, मेरिट भी है। थर्ड हो जाएगा आपका क्विक एलोकेशन ऑफ ड्यूटी। ओके लर्नर्स, फिर फोर्थ इसका पॉइंट है व्हाट आर इट्स काइंड। इसके कौन से काइंड्स है? देखो, अगर आपने कंपनी लिख दिया है, कोई और लिख दिया जो आंसर सही नहीं है, तो उसके काइंड्स भी आप गलत ही लिखोगे। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो इसके आप कौन कौन से काइंड लिख सकते हो? दया भागा सिस्टम, और दूसरा कौन सा आपका? मिटक्षरा सिस्टम। ये दोनों सिस्टम होते हैं ना आपके इसके, तो आप ये लिख सकते हैं। तो लर्नर्स, आपने देख लिया कि फर्स्ट केस स्टडीज हमने कैसे सॉल्व की। ठीक इसी टाइप से आपको सॉल्व करनी है। अगर आपके पास टाइम बचे पेपर में तो इसे एक्सप्लेन कर देना, वरना एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, नो नीड टू एक्सप्लेन इट और इलेबोरेट इट। अगर आपने ठीक इसी वे में जैसे मैंने आपको बताया किया तो आपके 4 में से 4 फुल मार्क्स आएंगे। तो चलिए अब हम अपनी होपफुली से आपको फर्स्ट केस स्टडी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको सेकंड केस स्टडी की तरफ ले चलते हूँ। वही बात है, पहले इसकी हम लैंग्वेज अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, रमेश एंड मोहन आर पार्टनर्स। रमेश और मोहन पार्टनर्स थे, बट लेकिन दे डू नॉट शेयर द बॉन्ड ऑफ गुड रिलेशन। उनके बीच में अच्छे रिलेशन नहीं थे। देखो, पार्टनर्स बनना और अच्छे रिलेशंस बनाना और अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गेन करना बहुत अलग अलग बातें हैं। पार्टनर्स तो तुम अच्छे बन सकते हो, बट ये नहीं है कि तुम एक अच्छे ट्रेडर, अच्छे एक रिस्पॉन्सिबल, अच्छी अपनी गुड बॉन्ड शेयर करो।
देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट्स इन देम, इन बिटवीन देम, उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब फाइट्स रहती थी या लड़ाई झगड़े रहते थे। किन के बीच में? रमेश और मोहन के बीच में। ये दोनों पार्टनर्स थे लेकिन उनके जो रिलेशंस थे वो अच्छे नहीं थे। उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स, हमेशा लड़ाई रहती थी। वेयर एज, जबकि सोहन एंड मोनू आर ऑल्सो पार्टनर्स, ये भी पार्टनर्स थे, ये भी पार्टनर्स है, सोहन और मोनू भी पार्टनर्स थे। बट दे शेयर्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप के साथ उनकी फ्रेंडशिप भी थी। वो ना कि सिर्फ अच्छे पार्टनर्स थे बल्कि अच्छे वो फ्रेंड्स भी थे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया। रमेश और मोहन पार्टनर्स थे लेकिन उनके बीच में अच्छे बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप नहीं थे, वो लड़ते रहते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थी। किस चीज के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स होगी? आप ये बताइए, घर के काम के लिए थोड़ी ना कॉन्फ्लिक्ट्स होगी। कॉन्फ्लिक्ट्स होगी पैसा, कौन कितना पैसा लेगा, कौन कितना रिसोर्स लगाएगा, कौन कितना टाइम देगा, कौन कितना लॉस हुआ तो कौन किसको भर के देगा, किसकी कितनी लायबिलिटी होगी, इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना। लेकिन जो सोहन और मोनू पार्टनर्स थे उनकी बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप थी। वो ना कि सिर्फ अच्छे पार्टनर्स थे बल्कि अच्छे फ्रेंड्स भी थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, व्हाट फोर्स इज देयर इन पार्टनरशिप ऑफ सोहन एंड मोनू। क्या ऐसी चीज है जो सोहन और मोनू में थी और जो रमेश और मोहन में नहीं थी? तो इनका आंसर होगा आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनर। ये बात मैंने आपको बताई थी ना कि अगर आप अपने पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाओगे तो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनर्स, अगर आप अपने पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करवा लेते हो तो आप जितना अमाउंट में प्रॉफिट दे लेना होगा आप उतने में लोगे, चाहे 1:1 का रेशियो, चाहे 3:2 का रेशियो या कोई भी रेशियो। आप जब अपनी पार्टनरशिप डीड भरोगे आप उसमें लिख दोगे कि मैं तो इतना ही प्रॉफिट दूंगा, ये इतना ही लॉस दूंगा। आपकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी, कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं होगी। तो सोहन और मोनू ने रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप करवाया था बल्कि रमेश और मोहन ने रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप को नहीं करवाया था। फिर अगर मैं आपको बात देखूं तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट देयर इन रमेश एंड मोहन। क्या नहीं था रमेश और मोहन में? यही आंसर है। आप लेकिन इसे थोड़ा सेंटेंस में लिख देना। आप लिखना रजिस्ट्रेशन बिटवीन द पार्टनर्स इज मिसिंग बिटवीन रमेश एंड मोनू। इन दोनों के बीच में ये दोनों चीजें मिसिंग थी। अब फिर हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस फोर्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप के क्या एडवांटेज है? आप कोई भी 2 एडवांटेज लिख दीजिए क्योंकि 2 मोर देन इनफ हो गए। आप इसको लिख सकते हैं। पहला तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स है तो आप पहला तो यही लिख देंगे, रिमूवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। और दूसरा आप लिख देंगे बेटर डिसीजन मेकिंग। लिमिटेड लायबिलिटी भी होती है, बेटर शेयर भी होता है, मैनेजरियल स्किल भी होता है, लेकिन आप 2 लिख दो, 2 इनफ हो गए क्योंकि ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। फिर फोर्थ होता है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन इट। अगर आप एक सपोज करो रजिस्ट्रेशन करवाने चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन के आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। वैसे तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है आपका मतलब वो तभी रिक्वायर्ड होता है अगर आप रजिस्ट्रेशन की तरफ जाओ। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई जरूरत वाली बात नहीं है। तो इसका डॉक्यूमेंट होता है आपका पार्टनरशिप डीड। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो पार्टनरशिप डीड आपको भरनी पड़ती है। और पार्टनरशिप डीड एक ऐसा फॉर्म होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, और आपको क्या नहीं करना, व्हाट यू डोंट हैव टू डू। ओके लर्नर्स, तो ये आपको होपफुली सो केस स्टडी सेकंड भी अच्छे से समझ आ गई होगी। इस तरह से ठीक इसी तरह से आपको इनके आंसर्स देने हैं। आप इनके आंसर बिल्कुल मेरी तरह दोगे तो आपके फुल ऑन फुल मार्क्स आएंगे। तो लर्नर्स आज की लेक्चर्स में इतना ही। आज के लेक्चर में आपने सीखा केस स्टडीज को कैसे सॉल्व किया जाता है।
एक नहीं, मैं अपने चैनल पे काउंटलेस वीडियोस केस स्टडीज की डालूंगी, बल्कि मैं हर टॉपिक करवाने के साथ साथ उनकी केस स्टडी डालूंगी। अभी तक तो मैंने 2 चैप्टर की नहीं डाली, वो मैं बाद में डाली थी, लेकिन जो चैप्टर 3rd से होगा हर एक टॉपिक करवा के पहले मैं उसकी साथ में केस स्टडी करवाऊंगी, ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर होते चले जाए। ओके लर्नर्स, होपफुली सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। मेरे इन वीडियोस को अपने जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स, एक्यूटेंस, सिबलिंग्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह शेयर कीजिए, ताकि ये मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए और मेरे नॉलेज हर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए। ओके लर्नर्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए चैप्टर के साथ वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।